हम दो बहनें जुड़वा पैदा हुई थीं। शक्ल एक जैसी होने की वजह से हमें पहचानने में माँ बाप को भी मुश्किल होती थी। माँ मुझे लाल और जिया को हमेशा नीली फ्रॉक पहनाती ताकि वो हमें अलग अलग नामों से पुकार सकें। जब हम थोड़ा बड़े हुए तो माँ ने मेरे बाल कटवा दिए जबकि जिया के बाल लंबे रखे। इस तरह हमारे माता पिता को हमें पहचानने में आसानी होती। हम दोनों बहनों की सेहत अच्छी थी, कदकाठी एक जैसी थी, वेट भी बराबर था, रंगत गोरी और दोनों के बाल काले थे। इतनी समानता पर स्कूल टीचर्स हैरान होती थीं। एक सा यूनिफॉर्म होता तब टीचर्स को पहचानने में मुश्किल होती थी, तो उन्होंने हमें अलग अलग सेक्शन में बिठा दिया। मैं फर्स्ट ईयर में पहुंची। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी जबकि जिया भी फर्स्ट ईयर में थी। उसने आर्ट्स में एडमिशन लिया था जबकि मैंने साइंस साइड से पढ़ाई की थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और जिया सिर्फ इसलिए कॉलेज जाती थी कि माँ पिताजी पढ़ा रहे थे। वो पूरी तरह घरेलू लड़की थी, पढ़ाई से ज़्यादा घर के कामों में रुचि रखती थी। कहती थी ज़्यादा पढ़ कर क्या करना है, बाद में चूल्हा हांडी से ही वास्ता होगा। वो कॉलेज से आकर थोड़ी देर आराम करती, फिर माँ के साथ काम में लग जाती। घर की सफाई, डस्टिंग, कपड़ों की धुलाई, प्रेस, ये सारे काम बहुत शौक से करती थी। ख़ास तौर पर नई नई डिशेस बनाना उसका फेवरेट काम था। इन दिनों एक रिश्ता मेरे लिए आ गया। हमारी क्लास टीचर ने अपने भाई के लिए रिश्ता मांगा जिसका नाम रितेश था और वो इंजीनियर था। उम्र में मुझसे 9 साल बड़ा था। बहरहाल मैं अपनी टीचर को इतना पसंद आई कि उन्होंने मेरी माँ पिताजी से मुझे मांग लिया। माँ को भी हमारी शादी की चिंता थी। उन्होंने रितेश को 2-3 बार देखा, उन्हें भी रितेश पसंद आ गए। इस तरह रिश्ता तय कर दिया गया। जब मेरी शादी हुई इस समय मैं नीट का एग्ज़ाम दे चुकी थी, रिजल्ट का इंतज़ार था। इन्हीं दिनों एक कंपनी की तरफ से रितेश की जॉब अमेरिका में लग गई। वो पहले से ही एक फ़ॉरेन कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने माँ से वादा किया कि अगर निया आगे पढ़ना चाहेगी तो मैं इसे वहाँ पढ़ने का मौका दूंगा। आप शादी कर दीजिए। अमेरिका आकर मुझे कौन सा पढ़ना था, मैंने घरदारी संभाल ली। मेरे पति की नौकरी अच्छी थी, को सब कुछ कंपनी की तरफ से मिला था, मुझे नौकरी करने की भी ज़रूरत ना थी। इसी तरह समय अच्छा बीतने लगा और जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो अमेरिका में ही एक और कंपनी में जॉब की ऑफ़र मिल गई। अब हम इंडिया नहीं जा सकते थे जबकि मुझे घर वालों की बहुत याद आती थी। सबसे ज़्यादा जिया की याद सताती थी। मैं अक्सर उससे फ़ोन पर बातें किया करती थी। एक दिन सुना कि उसका रिश्ता तय हो गया। माँ ने बताया कि 3 महीने बाद शादी है, सारी तैयारी कर ली, तुम्हें बहन की शादी में ज़रूर आना है। जी तो मेरा भी बहुत चाहता था कि बहन की शादी में जाऊं, लेकिन मेरे लिए इंडिया जाना आसान नहीं था। हमने यहाँ वीज़ा बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हुआ था और अब तय समय पर सीमा तक हमको हमको यहाँ रहना था। मेरे पति को जॉब करते रहना भी ज़रूरी था। जिया की शादी हो गई और मैं अपनी बहन की शादी में ना जा सकी जिसका मुझे बहुत दुख था। बहरहाल समय बीतता रहा इस उम्मीद पर कि इंडिया जाऊंगी तो अपनी बहन से मिलूंगी। एक दिन रितेश के साथ उनका एक जानने वाला हमारे घर आ गया। रितेश ने मुझे बताया कि ये हमारे इंडियन भाई हैं, इनके लिए इंडियन खाना बनाओ। मैंने खाना बनाया और वो आदमी जिसका नाम अनुज था मेरे पति के साथ गपशप में बिजी रहा। धीरे धीरे अनुज की रितेश के साथ दोस्ती गहरी होती गई। रोज़ का आना जाना रूटीन हो गया। रात का खाना भी अनुज हमारे साथ खाने लगा। वो स्वभाव तो शक्ल सूरत का अच्छा था। जल्दी उसने हमारे बीच एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गया। सच तो ये है कि उसके आ जाने से घर में रौनक हो जाती थी। मेरे बच्चे अनुज से मिलकर खुश होते, वो भी हमारे बच्चों से प्यार करता था। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक अकेलेपन का एहसास है जिसे वो छुपाए रहता है। उसे बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले आते, वो हमें खूब हंसाता था। उसकी बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता था। हमारे बच्चे भी सिर्फ उसके दीवाने न थे, हम दोनों पति पत्नी भी अनुज को पसंद करते थे। अमेरिका में एक दोस्त के सिवा अनुज का कोई जानने वाला नहीं था। वो हमारे घर में अपनाइयत महसूस करता था और मुझे अपनी बहन कहता। मैं भी एक भाई का प्यार पाकर बहुत खुश थी। एक दिन अनुज आया तो बहुत उदास था। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? कहने लगा, माँ काफ़ी बीमार हैं और मैं उनकी सेवा के लिए इंडिया नहीं जा सकता। रितेश बोले, क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर पैसे नहीं हैं तो मुझसे ले लो और जॉब की चिंता ना करो। नौकरी तो फिर मिल जाएगी लेकिन माँ फिर ना मिलेगी, यही तो दुख है। उसने जवाब दिया, मुझे माँ से बहुत प्यार है, माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी जुदाई में बीमार हैं और मैं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान न करे कैद तो नहीं हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो नहीं जा सकते? उसने कहा कि मजबूरी मेरी भाभी हैं जिनकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। मुझसे मिलती है? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ, इतनी ज़्यादा कि जब मैंने पहली बार आपको देखा तो मैं हैरान रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है कि एक निया इधर है और दूसरी जिया है। मगर आपने जब अपना नाम निया बताया तो मैं भगवान की करनी पर हैरान हुआ कि ये सूरत एक जैसी है और आपके नाम भी इतने मिलते हैं।
आपसे मैंने इस टॉपिक पर कोई बात ना की क्योंकि मैं अपने ज़ख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता था। ज़ख्म, जब मैंने हैरत से इन शब्दों को दोहराया तो उसने कहा, हाँ, समय ने ऐसा ज़ख्म दिया है जो किसी तरह भरता ही नहीं है। किसी की याद को भुलाने के लिए मैंने देश छोड़ा है और ये मजबूरी है मेरी कि अब मैं कभी उस घर नहीं जा सकता जहाँ वो रहती है, क्योंकि वो मेरे ही घर में रहती है। ये अजीब कहानी है। अनुज, प्लीज़ क्या तुम इस बारे में बताओगे? अब तो ज़्यादा समय हो गया है। कल बताऊंगा, कल छुट्टी है, सुबह आऊँगा और फिर बताऊंगा। आज देर हो जाएगी और सुबह जॉब पर भी जाना है। चलो ठीक है। अनुज ने रात का खाना भी उस दिन थोड़ा सा खाया। वो बहुत उदास लग रहा था। अगले दिन संडे था। वो 11:30 बजे के करीब आ गया। मैंने उसे नाश्ता दिया और रितेश ने चाय ली। फिर वो बोले, 2-3 घंटे के लिए जाना है, कुछ काम है, दोपहर के खाने तक लौट आऊँगा, तब तक तुम बहन भाई आपस में गपशप करो। रितेश चले गए तो मैंने अनुज को कल की बात याद दिलाई। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बात यह है कि जब मैंने इंटर के बाद बीएससी में एडमिशन लिया तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कॉलेज के पास ही लड़कियों का कॉलेज था। संयोग से हमारी भी उसी टाइम छुट्टी होती जिस टाइम लड़कियों की होती थी। मेरे क्लास फेलो अक्सर कुछ देर अपने कॉलेज के बाहर खड़े लड़कियों को देखते और फिर अपने अपने रास्ते जाते। इससे पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ ना लड़कियों का कोई स्कूल था और ना ही कॉलेज। हम सारे दोस्त सुबह आते, सारे पीरियड्स अटेंड करते, कुछ देर क्रिकेट खेलते और अपने अपने घरों को चले जाते। इसके सिवा हमारा कोई और काम न था। नए कॉलेज में एडमिशन लेते ही दिमाग की दुनिया बदलने लगी, क्योंकि यहाँ की बात और ही थी। हर तरफ रंग बिखरे हुए थे। ऐसे माहौल और ऐसे रंगीन फिजा में एक नौजवान अपने आप को कैसे रंगों से दूर रख सकता है। कुछ दोस्त ऐसे मिले जो मुझे अपने साथ इस काम में घसीटने लगे। वो छुट्टी के बाद अपने साथ ले आते और हमने बाकायदा कॉलेज के बाहर खड़ा होना शुरू कर दिया। हर तरह के लड़के थे। कभी किसी लड़की पर कोई कमेंट पास नहीं किया और ना ही कोई हरकत की, सिर्फ देखने के लिए ज़रूर खड़े होते थे। एक दिन मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वो जैसे मेरे सपनों की मलिका थी। ये वही चेहरा था कि बरसों जिसे मैंने अपने ख्यालों में सजा रखा था। उस दिन घर में मेरा दिल ना लगा। रात भर उसकी सूरत आंखों में फिरती रही। पूरी रात नींद ना आई। सुबह हुई, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, बाइक को भी खूब साफ किया और बन ठन कर कॉलेज चला गया। कॉलेज पहुंचा मगर दिल बेचैन था कि कब छुट्टी हो और मैं उसका एक बार फिर दीदार कर सकूं। छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ। काफ़ी देर के बाद उसका दीदार हुआ। वो मेरी तरफ आ रही थी और मैं उसे देख रहा था। वो लापरवाही से मेरे पास से गुजर कर काफ़ी दूर निकल गई, मगर मैं उसके ख्यालों में गुम था। बहुत देर बाद होश आया। दोस्तों ने सलाह दी कि देखने से क्या फ़ायदा, कुछ बात करो, अपने दिल का हाल सुना और कुछ इसकी सुनो। रोज़ इस इरादा करता मगर हिम्मत न पड़ती। रोज़ मैं अपने आप से कहता कि आज जी भर कर देख लूँ, बात कल कर लूँगा। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए। उसे भी एहसास होने लगा कि लड़का मेरे लिए इस रास्ते में खड़ा होता है। सच पूछो तो मुझे इस तरह सड़क पर बात करने का ना एक्सपीरियंस था और ना ही ये हरकत पसंद थी। मेरी तो खैर कोई बात नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। काफ़ी दिनों के बाद दिल में पक्का इरादा कि आज कुछ भी हो जाए इससे बात करके ही दम लूँगा। इस तरह एक तरफ दिल लगी का क्या फ़ायदा। उस दिन छुट्टी के बाद मैंने बहुत इंतज़ार किया। रात भर शब्दों का चुनाव करता रहा कि आज उससे किस तरह बात करनी है, मगर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो उसी दिन ही नहीं आई बल्कि कई दिनों तक ना आई। मालूम करने पर पता चला कि वो बीए की स्टूडेंट थी और उसका कॉलेज पूरा हो चुका है। अब उसका कॉलेज आना मुश्किल ही है, मगर अब और एक उम्मीद थी कि रोल नंबर, स्लिप और पेपर्स के सिलसिले में वो ज़रूर आएगी। इस तरह कई दिन बल्कि 1 महीना मैंने इंतज़ार किया। मार्च के महीने की बात है। छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों से बाय बोल कर जब लड़कियों के कॉलेज के पास से गुजर रहा था कि लड़कियों की भीड़ में मैंने उसे देख लिया। हमारा कॉलेज मेन रोड पर था। मैं अक्सर मेन रोड की तरफ से आता था, मगर आज इत्तेफाक से दूसरी रोड से आ रहा था कि उसे देख लिया। बाइक वापस मोड़ी क्योंकि उसे मेन रोड की तरफ से घर वापस जाना था। मैं कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वो मेरे पास से गुजरी और मुझे गौर से देखा। मेरी आज भी बात करने की हिम्मत ना हुई क्योंकि मैं ज़्यादा लड़कियों के सामने बात नहीं कर सकता था। डर था कि उनके सामने हो सकता है कि वो मेरी बात का जवाब भी ना दे। हो सकता है कि वो सारी मिलकर मेरी अच्छी खबर ले लें। इन्हीं सोचों में था कि वो चली गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। आज खुश था कि बड़े दिनों बाद अपने महबूब का दीदार नसीब हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि महबूब को एक नज़र देखने पर जो दिल को राहत मिलती है वो दुनिया की सारी चीज़ों पर भारी होती है। बड़ी उम्मीद लेकर अगले दिन कॉलेज पहुंचा, मगर उसे दोबारा ना देख सका। अब मैं डेली बाइक पर अंदाजे से उस इलाके के चक्कर लगाता रहता कि शायद वो किसी घर से दरवाजे या मकान की छत पर या किसी खिड़की के झरोके से मुझे नज़र आ जाए,
मगर कुछ हासिल ना हुआ। इन्हीं दिनों मुझे एक पुराना दोस्त मिला, उसका घर भी इसी इलाके में था जहाँ मेरे हिसाब से वो रहती थी। उस दोस्त ने यकीन दिलाया कि वो उसका कोई ना कोई पता ज़रूर निकालेगा। काफ़ी दिन बीत गए मगर उसका कुछ पता ना चल सका। हम भी कॉलेज के चक्कर लगाते रहते मगर उसे ना मिलना था, वो ना मिली। इस तरह दिन बीतते गए और लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन मैं और मेरा दोस्त छुट्टी के बाद बाइक पर ऐसे ही सड़क पर चक्कर लगा रहे थे। हम घूमते घूमते अपने कॉलेज की रोड से होते लड़कियों के कॉलेज के गेट को क्रॉस करके पिछली रोड से गुजर रहे थे कि मेरा दोस्त कहने लगा, ज़रा पीछे मुड़कर देखो कौन आ रहा है। मैंने बाइक के शीशे में देखा तो वही परी चेहरा मुझे नजर आ गई जिसको मैं 2 महीनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि आज इसका घर ज़रूर देखूंगा, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल अपने एक दोस्त के घर खड़ी की जो वहाँ पास में ही रहता था। खुद मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो भी हमें मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसके साथ एक लड़की थी जो उसकी कजिन थी। चलते चलते वो एक घर के अंदर चली गई। हम वहाँ से वापस चले आए। वहाँ पास ही मेरे दोस्त का घर था। वापसी पर उसे बताया कि वो लड़की तुम्हारे घर के पास ही रहती है। उसने तसल्ली दी कि मैं उसके बारे में पता करके तुम्हें बताऊंगा, मगर एक बार मुझे उसका घर दिखा दो। खैर उसे घर क्या दिखाया, खैर उसे घर दिखाया। बाद में अपने घर चले आए। मेरा घर उसके घर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था। आधा घंटा बाइक पर ट्रैफिक होने की वजह से लग जाता था। दूसरे दिन हम दोस्त छुट्टी के बाद मेन रोड वाले चौक पर बस स्टैंड के करीब खड़े थे। हम अपनी बातों में मगन थे कि अचानक मेरी नज़र चौक के दूसरी तरफ पड़ी जिस तरफ कॉलेज था। वो अपनी कजिन के साथ आ रही थी। चौक क्रॉस किया, हमारे पास से गुजरी। उसने मुझे देखा तो मैं तो देख ही रहा था। कुछ दूरी पर जाकर वो वापस मुड़ी, मेरे सामने से गुजर कर चौक क्रॉस करके सामने एक पेड़ की छांव में खड़ी हो गई। शायद उसने मुझे बात करने का मौका दिया था। मैं अभी बात करने के लिए जाने लगा तो मेरा दोस्त बोला कि यार यहाँ ऐसी हरकत करना ठीक नहीं, लोगों का आना जाना है। अब तुम्हें इसका घर भी पता है और दूसरा दोस्त भी तुम्हें इसके बारे में बता देगा, और अब इनके मोहल्ले में भी आना जाना है। भगवान और मौका देगा, अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये सुनकर बुझ गया। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही फिर घर वापस चली गई। इस हादसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में भी मेरे लिए जगह मौजूद है। शायद वो भी मेरे लिए ही उस जगह रुकी थी और मेरे बारे में सोचती होगी। अब तो मेरा इरादा और पक्का हो गया कि उसे हासिल करके रहूँगा। दिन रात अब उसी का ख्याल था। अपनी पढ़ाई भूल गया था। यही इंतज़ार था कि उसके पेपर्स शुरू हों और मैं उससे बात कर सकूं, उसे देख सकूं। वो दिन आया। मैंने दोस्त के भाई से बीए की डेट शीट ली ताकि पता चल सके कि मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम किस किस दिन है, क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स का मुझे पता ना था, जबकि मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में सबको ही आना होता है। इन दिनों हमारे कॉलेज की छुट्टियां थीं। घर से निकलना ज़रा मुश्किल था। रोज़ कोई ना कोई बहाना करके निकलना पड़ता। पेपर्स के बीच मैंने अंदाज़ा लगाया कि बात करना ज़रा मुश्किल है। उसके साथ इतनी लड़कियां होती हैं, इसकी कज़िन भी साथ होती थी। बस आखिरी पेपर वाले दिन मैंने एक लेटर लिखा और अपने मोहल्ले के एक छोटे लड़के को तैयार किया कि लेटर एक लड़की को देना है। वो मान गया, उसे साथ लिया और कॉलेज पहुंच गया। जब वो और उसकी साथी लड़कियां बाहर आईं तो मैंने लेटर उस लड़के को दिया और बताया कि इस लड़की को दे आओ। लड़का लेटर लेकर गया मगर 5-6 लड़कियों को देखकर घबरा गया और वापस चला आया। इस तरह ये मौका भी हाथ से निकल गया। इसके बाद उसका नज़र आना मुश्किल था। मैं बड़ा उदास हुआ। वो भी मुड़ मुड़ कर देखती रही। मैं भी मजबूर था और वो भी। शायद किस्मत को यही स्वीकार था। फिर भी उम्मीद थी कि भगवान ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि मेरी फीलिंग सच्ची थी। इस दौरान मेरे भी पेपर्स हो गए। पास होने की उम्मीद न थी, पढ़ा होता तो पास होता। खैर पेपर के बाद हमारी दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गईं। इधर जल्दी ही बीए का रिज़ल्ट आना था। जिस दिन रिज़ल्ट आया मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा। आज शायद वो आए। मैं चौक के पास ही खड़ा था। मेरे दोस्त भी थे। दूर से देखा तो मुझे दिखाई दी। अकेली ही थी। आज मौका अच्छा था। मैं चौक क्रॉस करके उसके पास खड़ा हो गया। जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे पीछे पैदल चल पड़ा। पास जाकर हेलो किया। उसने जवाब में हाय बोला। कुछ बातें हुई, अपने दिल की बात भी की। पहले तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया मगर बाद में ठीक हो गई। काफ़ी डर रही थी। जब आबादी करीब आई तो उसने मुझे कहा कि अब मैं वापस चला जाऊं, किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। मैं बाय बोलकर वापस चला आया मगर बाद में मुलाकात करने के लिए ना टाइम लिया और ना ही मिलने का तरीका पूछा। ऐसे ही खुशी खुशी वापस चला आया। दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया कि हमारी इस खुशी के मौके पर दावत करो। उन्हें होटल में खाना खिलाया और घर वापस आ गया। आज मैं काफ़ी खुश था कि कुछ तो बात हुई। पहले तो उसकी शक्ल ही देखी थी, आज उसकी खूबसूरत आवाज़ भी सुन ली। कई दिन तक चक्कर लगाता रहा मगर फिर वो नज़र ना आई। अंदाज़ा लगाया कि वो घर में नहीं बल्कि शहर से ही चली गई है।
अब काफ़ी दिन बल्कि महीने गुजर गए, उसकी खबर ना मिली। उसे देखने के लिए आंखें तरसने लगी। शायद उसने मुझसे मोहब्बत ना की हो, मगर मैंने उसे दिल की गहराइयों से चाहा था। जिस दिन से उसे देखा था वो मेरे दिल में एक पल के लिए भी दूर ना हुई थी। मैं सोचता था कि क्या ऐसी भी मोहब्बत होती है जिससे मोहब्बत की जाए, उसे किसी की सच्ची फीलिंग्स की खबर ही ना हो। भगवान गवाह है कि सड़कों पर, मोहल्ले की गलियों में और लड़कियों के कॉलेज के बाहर सिर्फ उसे एक नज़र देखने के लिए खड़ा होता था, और उसके सिवा आज तक किसी और लड़की को मैंने इस नज़र से नहीं देखा था। मैंने सिर्फ उससे प्यार किया था कि जिसका मैं इतने दिनों तक नाम नहीं जानता था। क्या वो तुम्हें कभी नहीं मिली? क्या उसकी कोई झलक भी नहीं देख सके? मेरे सवाल पर वो गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर बाद गहरे कुएं से जैसे आवाज़ आई, हाँ मिली भी और उसे देखा भी, मगर ऐसे रूप में मिली कि फिर उसे देखने की इच्छा ही मर गई। इसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए वो घर, वो शहर, वो जगह और वो देश ही छोड़ दिया। वो तुम्हें कहाँ मिली थी आखिरी बार? मेरी जिज्ञासा तो आखिरी हद तक पहुँच चुकी थी। इन दिनों मेरे बड़े भाई के लिए माँ लड़कियाँ देख रही थी। उन्हें कोई लड़की नहीं जच रही थी। आखिरकार एक लड़की उन्हें पसंद आ गई और कुछ महीने बाद बड़े भाई की शादी हो गई। जब भाभी आई उनसे मिलने गया। ये उनकी शादी का दूसरा दिन था। शाम को रिसेप्शन था। माँ ने मुझे घड़ी दी कि भाभी का चेहरा पहली बार देखो तो मुंह दिखाई में उन्हें घड़ी देना। वो मुंह नीचे किए बैठी थी। साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भाभी मुंह तो दिखाओ, मैं आपके लिए घड़ी लाया हूँ। उसने मुंह ऊपर किया और मेरा दिल धड़कना भूल गया। पहली नज़र के बाद में दूसरी नज़र उस चेहरे पर न डाल सका, क्योंकि मेरी भाभी वही लड़की थी जिसे मैं दीवाना बनकर ढूंढ रहा था। तभी घड़ी मैंने उसके कदमों में रख दी और कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कपड़ों का बैग भी न उठाया, बस जैसे खड़ा था वैसे ही घर से निकल गया। हमेशा हमेशा के लिए। किसी को पता न था मैं कहाँ गया हूँ। घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे। वो समझे शायद मैं किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हूँ, और सच में मैं एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ था। वो लड़की जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा मेरी भाभी बन चुकी थी। ये हादसा ही तो था। हादसा नहीं बल्कि एक कयामत थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं और वो बस एक घर में नहीं रह सकते थे। तभी मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने दोस्त के पास चला गया। उस समय मैं इतना टूटा हुआ था कि अगर विनीत मुझे सहारा ना देता तो शायद मैं मर जाता। वो मेरा राजदार, मेरा दुख का साथी था। उसने मुझे सहारा दिया। मेरा दुख भुलाने के लिए सैकड़ों रातें मेरे साथ जाकर गुजारी, और मुझे यहाँ भी उसी ने पहुँचाया। रितेश से मिला तो मुझे आपके पति ने बहुत अपनायत दी, और इस घर में आकर जाने क्यों इतना सुकून मिलता है कि वापस जाने को जी नहीं चाहता। इसकी वजह शायद ये है कि उसकी और आपकी शक्ल एक है, लेकिन आप मेरी बहन हो क्योंकि आप मेरे दोस्त की पत्नी हो। लेकिन चेहरा यकीन जानो बिल्कुल वही है। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आई, मगर अक्ल हैरान रह जाती है। आपको देखकर मेरे बेकरार दिल को करार आ जाता है। वो मेरी बहन है नादान, जो तुम्हारी भाभी है। और तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि तुम्हारी माँ ने जिसको तुम्हारे लिए पसंद करना था उसको तुम्हारे भाई के लिए पसंद किया। अब आंसू साफ कर लो अनुज। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है हम उसे नहीं मिटा सकते। मैंने अनुज के आंसू पोंछे और उसे तसल्ली दी, क्योंकि वो रो रहा था। अनुज के दिल के सारे जख्म खुल गए थे। काश मैं तुमसे तुम्हारी कहानी ना सुनती तो तुम्हें तकलीफ़ ना होती। मैंने कहा था। इसके बाद हमारा बहन भाई का रिश्ता और मजबूत हो गया, जो आज भी गहरा है। वो वाकई मेरा भाई है, क्योंकि मेरा कोई भाई न था। मैं अनुज का बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि पढ़ाई करने वाले बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इन फजूल के कामों से अपने आप को दूर रखें। इन चीज़ों में नौजवानों का बड़ा दिल लगता है, मगर ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बस अपने माँ बाप की इच्छाओं के लिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई में दिल लगाएं। इस तरह की दिल लगी से बचें जिसकी वजह से आज अनुज की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।